बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है वो पढ़ रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और 14 क्वेश्चन जो है 14 एंड 15 ये दो क्वेश्चन आपकी पिडल इक्वेशन ऑफ द कर्व से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिडल इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, फिर आपके लिए इंशाल्लाह डेफिनेशन समझना आसान हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि चलें यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं और मैं कर्व ले रहा हूँ और कर्व चलें वेल नोन एलिप्स ले लेते हैं, आपको समझाना ज़रा आसान हो जाएगा। अब इस एलिप्स के ऊपर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पॉइंट पी पड़ा हुआ ये, ठीक है। अब ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी तक का, उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ ओ पी डिस्टेंस को आर के इक्वल, ठीक है। ओ पी डिस्टेंस इज़ आर। अच्छा, अब इस ओ पी डिस्टेंस इस पॉइंट पी से मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की जो कि इस पॉइंट पी से पास कर रही है ऐसे। अब एक दूसरा डिस्टेंस मैं मालूम करता हूँ और डैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डैट शुड बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने इस लाइन के ऊपर मतलब कोई पॉइंट होगा जिसको जब हम मतलब ओरिजिन से मीट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 का एंगल बना रहा होगा, लाइक एज जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो ओ से लेकर फ़र्ज़ करें इस पॉइंट का नाम ए है, तो ओ से लेकर ए तक का ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं नोट करता हूँ स्मॉल पी से, और दिस इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इस टेंजेंट लाइन का फ्रॉम ओरिजिन से। तो अब फ़र्ज़ करें कि आपको कर्व दी हुई है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि आपके पास y और x के दरमियान रिलेशन है, यानी कि आपकी गिवन जो क्वेश्चन है या गिवन कर्व है इन टर्म ऑफ y एंड x। आपको कहा जाता है कि आपने इसकी पिडल कर्व मालूम करनी, तो योर पिडल कर्व विल ऑलवेज बिटवीन आ रिलेशन बिटवीन p एंड r, या r और p के दरमियान रिलेशन होगा या सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पिडल इक्वेशन इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन टू डिस्टेंसेज, वन इज़ p एंड अदर इज़ r। एंड आर क्या चीज़ है? आर मैंने आपको बताया कि आपका ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है और पॉइंट पी कोई कर्व के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकाला है? ओरिजिन से। और किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है? टेंजेंट लाइन के ऊपर ड्रा किया है आपने, ठीक है। तो ये आपकी पिडल कर्व। अब इसको डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। आ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस आर ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ गिवन कर्व फ्रॉम ओरिजिन एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट at the point is called Pedal equation. Pedal equation just involve P, R and constant. आपकी Pedal equation जो है वो उसमें सिर्फ ये तीन चीज़ें होना चाहिए, या P होगा या R होगा या constant होगा, उसमें X और Y वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन जी ये Pedal equation थी, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट हम अब जो Pedal equation के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में उनकी तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है जी शो डैट द पिडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज़ 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² ओवर a² इंटू b²। तो सबसे पहले आप जानते हैं मैंने अभी जैसे पिडल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन बताई, तो आपने एक पॉइंट चूज़ करना होगा इस अपनी कर्व के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ वो मैंने लेट कर लिया, लेट a cos थीटा b sin थीटा। आप जानते हैं कि ये x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा इस एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप जानते हैं ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिनको आप अपनी कर्व में अपनी इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगी। आप x का a cos थीटा पुट करें तो ये बनेगा a² cos² थीटा, ऊपर वाला a² नीचे वाला a² से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा cos² थीटा। इसी तरह अगर y की जगह b sin थीटा पुट करें तो ऊपर बनेगा b² sin² थीटा, वो b² नीचे वाले b² से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है, लिहाजा ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है।
अब मैंने ये पॉइंट चूज़ कर लिया। अब अगला काम ये है कि मैं इस पॉइंट के ऊपर इस एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करूँगा। नेक्स्ट मैंने लिखा कि एज वी नो डैट टेंजेंट टू द एलिप्स एट एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा इज। एलिप्स के लिए इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो होती है एक्स इंटू कोस थीटा ओवर ए प्लस वाई इंटू साइन थीटा ओवर बी इक्वल टू 1। अब ये किस तरह इसके ऊपर टेंजेंट है वो ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये है जो एलिप्स की इक्वेशन, मैंने इसके ऊपर मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरे पास पहला मेथड तो ये है कि वो जो आप जानते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के बाद स्लोप पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। वो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आपको बता रहा हूँ आप ये इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखें आपका ये जो पॉइंट है ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, ये पॉइंट आपका इस कर्व को करता है सेटिस्फाइड। क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। जब ये पॉइंट को सेटिस्फाइड करता हो कर्व को, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का आसान टेक्निक ये होती है कि आप जस्ट एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स इंटू x1 और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई इंटू y1 से। ठीक है, अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू x1 से ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं हम वाई इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर से इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर आपने जो टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, जाहिर सी बात है आपकी टेंजेंट लाइन किस में होनी चाहिए? वेरिएबल एक्स एंड वाई में। तो अब आप यहाँ पर ये जो ए कोस थीटा है इसको मैं x1 पॉइंट लेट कर लूँगा और इसे y1। ठीक है, तो x1 और y1 को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x1 की जगह जब यहाँ पर पुट करूँगा ये आ जाएगा ए कोस थीटा ओवर ए स्क्वायर, आगे आएगा y और y1 की जगह पुट करूँगा b साइन थीटा ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये a और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x कॉस थीटा ओवर ए और ये आ जाएगा बी से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा वाई साइन थीटा ओवर बी इक्वल टू 1। तो यही आपके पास बुक में लिखा गया है एक्स इंटू कोस थीटा ओवर ए प्लस वाई इंटू साइन थीटा ओवर बी इक्वल टू 1। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय द एलसीएम, और एलसीएम यहाँ पर है ए बी, तो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया ये बन गया बी कोस थीटा इंटू एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए बी। ए बी को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया माइनस ए बी। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। अब अगला काम होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन आपको फिगर में नज़र आ रही है, ठीक है, इसकी लेंथ मालूम करनी है ओरिजिन से, और ये जो पी लिखा हुआ आपको, ठीक है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन कैसे मालूम करनी है वो जरा देखते हैं। ले जी, ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है और मैं इस टेंजेंट लाइन की लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर ड्रा किए जाने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ। ठीक है, मतलब ये मेरे पास अगर टेंजेंट लाइन है, ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल पी, ये पी मालूम करना है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम किया जाता है? आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला पड़ा हुआ है। आपके पास अगर पॉइंट हो x1 y1 और लाइन हमारे पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको याद होगा कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे मालूम करते थे? ये एब्सोल्यूट लगाते थे, आप x की जगह x1 पुट करते थे, y की जगह y1 पुट करते थे, प्लस कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय इधर x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और इधर y के साथ वाला जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट आ जाता था। तो सेम यही टेक्निक आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है 0 0, यानी ये x1 ये y1, ठीक है, लाइन ये ऊपर है। तो यहाँ पर ये कैसे मालूम होगा? देखें डिस्टेंस जो होगा, और उस डिस्टेंस का नाम है यहाँ पर स्मॉल p। यहाँ पर आएगा जी एब्सोल्यूट लगा लिया, आपने x की जगह लिखना 0, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। b कोस थीटा इंटू एक्स की जगह 0 आ गया, ए साइन थीटा और y की जगह भी 0 आ गया, आगे आ गया माइनस ए बी ओवर अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट है b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो y है यहाँ पर a साइन थीटा, उसका कोफिशिएंट है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये b इंटू 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऊपर आपके पास बच जाएगा माइनस ए बी का एब्सोल्यूट, और नीचे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, अब ये माइनस ए बी का एब्सोल्यूट खत्म होकर प्लस ए बी हो जाएगा और नीचे ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ जो आपके सामने लिखी गई है ये आ गई ए बी ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। इसे मैं यहाँ पर 1 कहता हूँ। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि पीडल इक्वेशन जो होती है वो आपके पास एक रिलेशन होता है पी का और आर के दरमियान, उसमें थीटा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो थीटा को यानी कि नीचे वाला जो फैक्टर है इसे मैंने एलिमिनेट करना है यहाँ पर। अब अगली चीज़ पी निकला है, अगला चीज़ हमने निकालना है आर। आर किसे कहते हैं? आर यहाँ पर आप वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये पॉइंट पी है कोई भी, तो ओरिजिन से लेकर पी तक ये जो वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, इस ओपी वेक्टर की जो लेंथ है उसे हम आर यहाँ पर कह रहे हैं और इसे आप यहाँ पर रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। ओपी वेक्टर को रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ आर इज़ द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है? x1 y1। x1 y1 का मतलब है यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट ए कोस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब आपने आर मालूम करना है। तो आपने कैसे आर मालूम करना है? यहाँ पर देखें हमारे पास जो पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो मेरा टारगेट क्या है? ओपी वेक्टर की लेंथ मालूम करना। ओपी वेक्टर, ओपी क्या? ओपी मतलब ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस। आप जानते हैं दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ओ भी एक डिस्टेंस है, पी भी एक डिस्टेंस है। पहले केस में जो था यहाँ पर हमने जो पी मालूम किया है, ये डिस्टेंस जो मालूम किया है ये था पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस। यहाँ पर एक पॉइंट ओरिजिन था और दूसरी टेंजेंट लाइन थी। यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? आप लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं कैसे लगाते हैं? डिस्टेंस फार्मूला जनाब मोहतरम आप लगाएंगे इस तरीके से, स्क्वायर रूट इधर इसका पहला पॉइंट ए कॉस थीटा, पी का पहला पॉइंट माइनस इधर ओरिजिन का पहला कोऑर्डिनेट 0 उसका होल स्क्वायर, प्लस इधर पी का सेकंड कोऑर्डिनेट बी साइन थीटा और इधर ओरिजिन का सेकंड कोऑर्डिनेट डेट इज़ 0 उसका होल स्क्वायर। तो 0 तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या आपके पास रह गया? एक ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इस डिस्टेंस ओपी वेक्टर के डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है? स्मॉल आर से। ठीक है, आर के ऊपर वेक्टर नहीं डालना, ये लेंथ है। अच्छा, अब दोनों तरफ में अगर स्केयरिंग कर लेता हूँ तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा इसके बराबर सारा, या खाली स्क्वायर रूट के साथ ये आर आ जाएगा। तो यही देखें यहाँ पर किया गया है, इफ़ आर इज़ द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू द पॉइंट दिस, देन आर का स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप जिस तरह मैंने आपको बताया आप उस तरह कर लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें हमारे पास आर स्क्वायर जो बनाया ना, वो उसमें आया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जबकि हमारे पास जो ऊपर हमने ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है जो पी वाले में थी, उसमें थी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर के साथ यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर हमारे कॉस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कॉस स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैसे लेके आएंगे हम, उसको देखें ज़रा। देखें मेरे पास यहाँ पर आ गई है सिचुएशन, आर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर के साथ बी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर को मैं बदल लेता हूँ कॉस स्क्वायर में, इसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी मोहतरम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहाँ से आपका पास ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस आप कॉमन निकालें, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा काम ये करें, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें, अंडर रूट ख़त्म कर दें। आर का स्क्वायर आ गया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर लें, इसको इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो यही सारा काम इधर किया गया है। ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लें जी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो वो आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के हम अंडर रूट में पुट कर देते हैं। इस अंडर रूट में पुट कर दिया, क्वेश्चन समझा ख़त्म हो गया। ये आ गया जी, इस अंडर रूट में पुट करने के बाद ये आएगा ए बी ओवर ये सारी चीज़ आ जाएगी अंडर रूट के अंदर। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू निकली है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की, वो आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर ये अंडर रूट में पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट में पुट करने के बाद ये सारी सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी, पी इज़ इक्वल टू ए बी ओवर अंडर रूट
ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस आर का स्केयर। ठीक है, अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली। स्केयरिंग की तो ये आ गया पी का स्केयर ए स्केयर बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस आर का स्केयर। ठीक है, ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये यहाँ पर आ गए ए स्केयर। और अगला काम यहाँ पर सिर्फ ये किया है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम ये करते हैं कि दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1/p का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू बी स्केयर। अब आप यहाँ पर फ्रैक्शन लहदा कर दें, 1/p स्केयर आ जाएगा ए स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस आर का स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू बी स्केयर। यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1/b स्केयर, ए स्केयर कट जाएगा, यहाँ से बी स्केयर कट जाएगा, या आ जाएगा 1/a स्केयर, यहाँ से ये कुछ नहीं कटेगा, या आ जाएगा ऐसे। और यही हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, एज रिक्वायर्ड, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पीटल इक्वेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कहता है शो दैट द पीटल इक्वेशन ऑफ द कर्व सी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर इज़ 1/p स्केयर प्लस 3/r स्केयर इक्वल टू 1/c स्केयर। गिवन कर्व को 1 कह दिया, लेट कर लिया कि इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो px1 y1 है। अब चूँकि ये को कर्व को बड़ी वेल नोन नहीं है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें मालूम हो, तो यहाँ पर एक जर्नली हम बात करेंगे कि ये पॉइंट x1 y1 जो है इसके ऊपर ले लिया। अब इस x1 y1 के ऊपर जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी होगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले चूँकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सी स्केयर इंटू x1 स्केयर आ गया, y1 स्केयर आ गया, x1 y1 का स्केयर आ गया। ये जस्ट मैंने पॉइंट पुट किया है, ये कोई टेंजेंट लाइन नहीं निकाली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मज़ीद सोल्व किया, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय एक्स स्केयर वाई स्केयर। इसको नहीं सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सोल्व किया है। दोनों तरफ हमने एक्स स्केयर वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया सी स्केयर 1/y स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और इधर डिवाइड किया तो ये आ गया 1। सी स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/y स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 1/c स्केयर। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट अभी क्वेश्चन में हमने मेथड पढ़ा कि मैंने बताया x इंटू x1 कर दें, y इंटू y1 कर दें, एक्स स्केयर को रिप्लेस कर दें, रिप्लेसमेंट वाला जो मेथड हमने पढ़ा वो यहाँ पर कामयाब नहीं है। आपने यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाली टेक्निक है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, ये आ गया -2/y³ dy/dx, इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया -2/x³। अब आप डेरिवेटिव तो आपको लेने आता है ना पावर रूल से, ये कांस्टेंट है सारा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पर इस फैक्टर को मैं दूसरी तरफ ले गया और 2 दोनों में एक 2 को कैंसिल कर दिया, इधर रह गया 1/y³ dy/dx और इधर आ गया 1/x³। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली, 1/y³, ये y³ डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -y³/x³। इस डेरिवेटिव में हमने ये पॉइंट x1 y1 पुट कर दिया। तो आप जानते हैं डेरिवेटिव में जब आप पॉइंट पुट करते हैं तो वो बन जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई -y1³ इज़ दी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m टाइम x - x1। आप यहाँ पर m लिख लें, तो m आ गया -y1³/x1³, ये हमारे पास m है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है x - x1। x³ को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया x1³ y माइनस x1³ y1, इधर y1³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -y1³ इंटू x माइनस प्लस x1 इंटू y1³। अब इन दोनों टर्म को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया, ये वाली -y1³ ये आपके पास इधर माइनस हो रही, इधर आके ये प्लस होगी, पहले लिख दिया इसको। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अगली टर्म है x1³ y, फिर उसके बाद ये आ गई हमारे पास -x1³ y, और ये वाली जो टर्म है इधर आके माइनस हो गई, -x1 y³ इक्वल टू 0। अच्छा, आखिरी दोनों टर्म्स में से यहाँ से x1 y1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x1 कॉमन निकाला तो ये रह गया x1 का स्केयर, और यहाँ से y1 कॉमन निकाला तो ये आ गया y1 का स्केयर। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये x1³ है और इधर y1 था इसके नीचे, तो यहाँ पर y1 भी आएगा ये। ठीक है, तो अब जब आप x1 y1 कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब अगला काम वही है कि हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम करनी है फ्रॉम रीजन टू द पॉइंट इज़, यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रीजन टू द पॉइंट नहीं आएगा,
नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू दी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के ऊपर तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कैसे, इस पॉइंट जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो पुट किया, जहाँ पर वाई है वहाँ पर भी जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट किया तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पर जीरो पुट किया सारी टर्म जीरो हो गई। एक्स की जगह और वाई की जगह जीरो पुट करना है, x1 और y1 की जगह जीरो नहीं पुट करना। अच्छा, अब ये टर्म बच गई, दोनों आखिरी टर्म आ गई। नीचे क्या करना होता है, x के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x के साथ कोफिशिएंट है y1 का क्यूब, y1 क्यूब का स्क्वायर आ गया। इधर y के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर ये आ गया x1 क्यूब का स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ कि आपने इधर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करना है। और जीरो भी आपने किस किस की जगह पुट करना है, x की जगह जीरो और y की जगह जीरो पुट करना है, x1 और y1 की जगह जीरो नहीं पुट करना। अच्छा, अब उसके बाद ऊपर ये तो जीरो जीरो ख़त्म हो गया, ये माइनस आ गया, एब्सोल्यूट माइनस पर अप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया। ऊपर आएगा x1 इंटू y1 और x1 y का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नीचे बन जाएगा y1 की पावर 6 और प्लस x1 की पावर 6। ठीक है। अच्छा, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा आंसर जो है वो पी और आर की फॉर्म में होना चाहिए। अब उसमें x1 y1 ये टर्म में कुछ नहीं होने चाहिए। तो अब मुझे किस की वैल्यू चाहिए, x1 y1 भी निकालना है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर भी निकालना है, x1 की पावर 6 प्लस y1 की पावर 6, ये यानी ये तमाम चीज़ें जो इसमें 1 2 3 फैक्टर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ से ख़त्म करने हैं और इसका आंसर आर की शक्ल में लेके आना है। यहाँ पर आर आना चाहिए, आर जमा कॉन्स्टेंट कोई होगा। लेकिन अगला काम वही कि इफ़ आर इज़ द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट चूँकि यही है x1 y1, पिछले में था a cos थीटा y sin थीटा, तो ओरिजिन से लेकर इसके ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाने आता है, o से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, x1 माइनस o का पहला कोऑर्डिनेट 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है कौन, स्मॉल आर है। अब इधर अंडर रूट का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे तो ये रह जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लें जी, अब इसका मतलब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 y स्क्वायर की यानी इस सारी वैल्यू को आपने अपने p में पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जहाँ जहाँ p में ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास p है, मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है। तो इसकी जगह अब अच्छा आगे जाके यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पहले सोल्व किया है p को दोबारा। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था x1 की पावर 6 प्लस y1 की पावर 6, यानी इसे लिख लिया x1 स्क्वायर का क्यूब प्लस y1 स्क्वायर का क्यूब। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, इस तरह सोल्व करेंगे कि ये वाला फैक्टर आना चाहिए उसमें सारा। नहीं जी, मैंने इस फैक्टर को सोल्व करना है, x1 की पावर 6 प्लस y1 की पावर 6 को, जिसको मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 फार्मूला आपने पढ़े हैं। चलें इससे बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा है, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही है। अच्छा, अगर इस फार्मूले से मैं आपको कहूँ इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और ऊपर जिसकी हमने वाली वैल्यू निकालनी है, आप चेक करें कि ये जो पहली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ये a है, ये वाली वैल्यू b है। ठीक है, यानी ये आ गया a जो है हमारा वो x1 का स्क्वायर है और b जो है वो हमारा y1 का स्क्वायर है। ठीक होगी बात ये, बस तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अच्छा इधर क्या बचेगा, इधर आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए मैं अब वैल्यू निकालने लगा हूँ x1 स्क्वायर के क्यूब प्लस y1 स्क्वायर क्यूब की। तो ये कैसे बनेगी, इस फार्मूले के मुताबिक ये पहले बनेगा a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी कौन है, a मैंने बताया आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि x1 का स्क्वायर और b कौन है y1 का स्क्वायर होल क्यूब आ गया। ठीक है, माइनस आगे लिखना है 3ab, तो a कौन है x1 का स्क्वायर और b कौन है y1 का स्क्वायर। आगे क्या लिखना है a प्लस बी, तो a प्लस बी कौन है, a प्लस बी है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। तो आगे मजीद इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सारी कीमत हमारे पास अभी निकली है आर स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया आर स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और ये सारी किसकी वैल्यू है, ये भी आर का स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ये x1 मतलब इसकी सारी वैल्यू ये आ गई है यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या किया है। अच्छा, मजीद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ थोड़ा दोबारा जाएँ। हमने क्वेश्चन बनाई थी सी स्क्वायर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक है,
तो मुझे ये जो मैं चीज़ अभी बनाई है इसमें मुझे x1 स्क्र y1 स्क्र की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से x1 स्क्र y1 स्क्र ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 से इसके बराबर है। और ये सारा कौन है, ये अभी मैंने बताया आपको आर स्क्र के बराबर है, ये आ जाएगा सी स्क्र इंटू आर स्क्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पूरा आंसर आर स्क्र में और पी में होना चाहिए, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ ये सारी वैल्यू सी स्क्र आर स्क्र। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास बन जाएगा आर की पावर 6 माइनस 3 इंटू इसकी जगह क्या पुट करोगे 3c का स्क्र आर का स्क्र इंटू आर का स्क्र। ये अब नीचे बन जाएगा आर की पावर 6 माइनस 3c स्क्र आर की पावर 4। और ये सारा कौन है, ये वो चीज़ है जो अंडर रूट के अंदर है ऐसे, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर, अब अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर ये होना चाहिए सारा। तो ये जनाब यहाँ से हमने शुरू किया, ऊपर जहाँ जहाँ x1 स्क्र y1 स्क्र है वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने आर स्क्र पुट कर देना है, और x1 y1 की जगह मैंने आपको बताया कि ये आ गया c टाइम आर, ठीक है। क्योंकि देखो x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र बराबर है c स्क्र आर स्क्र है, आर स्क्र के, तो x1 इंटू y1 किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट जब लेंगे आ जाएगा सी आर के बराबर, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको चीज़ की समझ आ जाएगी। तो x1 y1 की जगह पुट कर दिया मैंने सी आर, ठीक है। x1 स्क्र y1 स्क्र की जगह पुट कर दिया हमने आर का स्क्र। आप चाहे बीच में ये वाले दोनों स्टेप ना करें, अलहदा से कर लें कि जनाब ये सारी वैल्यू आर स्क्र के बराबर है, और क्वेश्चन नंबर 2 से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x1 y1 की जगह। और डिनोमिनेटर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि नीचे बना था आर की पावर 6 माइनस 3 टाइम सी का स्क्र आर की पावर 4। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी। नीचे से आर की पावर 4 कॉमन निकाला, वो आर स्क्र बाहर आ गया, अंदर आ गया आर का स्क्र माइनस 3 टाइम सी का स्क्र, ठीक है। अच्छा, ये आर स्क्र और आर क्यूब कट के ऊपर आ गया सी आर, और नीचे आ गया आर स्क्र माइनस 3 टाइम सी स्क्र। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, पी का स्क्र आ गया सी स्क्र आर स्क्र, ऊपर स्क्र बन जाएगा, नीचे स्क्र रूट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, ये आ गया 1 ओवर पी स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस 3 टाइम सी स्क्र आर स्क्र। रेसिप्रोकल इसलिए लिया है कि ये फ्रैक्शन में लहदा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, जब यहाँ पर इसको लहदा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आर स्क्र ओवर सी स्क्र आर स्क्र, ये आर स्क्र ऊपर वाले आर स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर सी स्क्र आ जाएगा, और इधर सी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर आर स्क्र आ जाएगा। इस आर स्क्र को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो जैसे बस आपने ये ख्याल रखना है आपका फाइनल आंसर आर में और पी में होना चाहिए, और सम कांस्टेंट कोई आ सकता है बीच में, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। ले जी, ये जनाब मोहतरम आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, ये पैराबोला से रिलेटेड है, और सम टाइम हम इन्हें प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैंने अपने थंबनेल के ऊपर जो लिखा होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराबोला से लिखा होगा, ठीक है। और साथ में लिखूंगा कि ये वाला क्वेश्चन है इससे। तो कभी आपसे मतलब इन फ्यूचर कभी जब आप एज अ टीचर बनते हैं तो आपसे कभी को पूछ लेता है भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराबोला कौन सी हैं, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आ गए हैं ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।